ठीक है, गुड इवनिंग। तो लास्ट क्लास जो हमने पढ़ा था ना, तो उसमें शायद मैंने आपको टीसीपी के 3 वे हैंडशेक एंड 4 वे हैंडशेक के बारे में मैंने बताया था। उसके बाद आपका सीक्वेंसिंग के बारे में भी मैंने शायद बता दिया था आपको, और बाकी चीज़ों के बारे में मैंने नहीं बताया, तो बस एक छोटा सा ओवरव्यू जैसा आपको दे दिया था। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे टीसीपी के जो सेगमेंटेशन के बारे में मैंने आपको बताया था ना, तो उसी के ऊपर हम आज बात करेंगे कि एक्चुअली सेगमेंटेशन होता क्या है। तो आपको जनरली पता है कि ऊपर वाले लेयर से, मतलब लेयर 7 से आपका कोई भी डेटा जनरेट होकर आ रहा है, मतलब एप्लीकेशन लेयर से आपके पास कोई भी डेटा जनरेट होकर आ रहा है ना, तो ट्रांसपोर्ट लेयर में वो डेटा अगर टीसीपी को यूज कर रहा है, मतलब टीसीपी प्रोटोकॉल के जरिए वो डाटा अगर आपका ट्रांसपोर्ट लेयर से पास होके जा रहा है ना, तो उसका मतलब टीसीपी आपका क्या करता है, इस डेटा के सामने क्या करता है, एक टीसीपी का हेडर लगा देता है। ठीक है, इस हेडर में वो क्या करता है, सर्विस रिलेटेड थिंग्स, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लोड कर देता है। जैसे मतलब फॉर एग्जांपल आप मान सकते हो कि एप्लीकेशन लेयर में कौन सा प्रोटोकॉल से ये डेटा जो है जनरेट हुआ है, इस तरह का आप मान सकते हो। तो ऐसे बनाने के बाद ये जो डेटा आपके पास था ना, डेटा के ऊपर एक बार टीसीपी का हेडर आपका आ जाता है ना, तो आने के बाद ये जो टोटल आपका डेटा अभी है ना, ये जो डेटा का टोटल है, इसे आप सेगमेंट बोलते हो। ठीक है, तो ये सेगमेंट बनाने से पहले भी टीसीपी कुछ काम करता है। लास्ट क्लास में भी मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया था। तो एक्चुअली टीसीपी इसमें क्या करता है, ठीक है, तो इसमें आपका टीसीपी क्या करता है, मान लो आपका अपर लेयर से, एप्लीकेशन लेयर से आपके पास कुछ डेटा जनरेट होके आए। आप मान सकते हो कि मैंने 1 MB का डेटा मैंने दे दिया। ठीक है, अपर लेयर से आपके पास कुछ डेटा, इमेज का डेटा हो या फिर टेक्स्ट का डेटा हो, कोई भी डेटा हो, आपके अपर लेयर से आपके पास कुछ डेटा आ रहे हैं, और डेटा का आपका साइज है अराउंड 1 MB। तो टीसीपी अब आपका क्या करेगा, टीसीपी का काम यही है कि जब आपका डेटा आपके पास आ रहा है अपर लेयर से, मतलब ऊपर के किसी भी लेयर से टीसीपी तक आ रहा है, मतलब आपका ट्रांसपोर्ट लेयर तक आके पहुंचता है, तो टीसीपी एक वहाँ पे काम करता है जिसे हम बोलते हैं सेगमेंटेशन। वो जो काम वो सेगमेंटेशन करता है, उसमें वो क्या करता है एक्चुअली, अपर लेयर से जो बड़ा साइज का आपके पास डेटा आ रहा है ना, उस बड़े साइज के डेटा को वो क्या करता है, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देता है। और उस छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करने का जो प्रोसेस वो फॉलो करता है, उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, सेगमेंटेशन। मतलब अपर वाले लेयर से जो बड़े साइज का डेटा मेरे पास आ रहा है, उसे मैं छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करता हूँ, और हर एक पार्ट में क्या करेगा टीसीपी का अपना जो हेडर होता है ना, उसे वो लगा लेगा। उसके बाद जो पार्ट है, हर एक पार्ट को आप एक एक सेगमेंट बोलोगे। तो सेगमेंटेशन के लिए अगर मैं उसका डेफिनेशन के लिए जाऊँ, ठीक है, तो सेगमेंटेशन आपका एक प्रोसेस होता है। एक प्रोसेस आपका, ये प्रोसेस क्या करता है बेसिकली, आपका एक लार्ज साइज का डेटा जो आपका अपर लेयर से जनरेट होकर आ रहा है, उस डेटा को स्मॉल साइज में पार्ट बाय पार्ट उसे क्या करना, डिवाइड कर लेना अकॉर्डिंग टू द एमएसएस साइज। मतलब आपका एक एमएसएस एक कॉन्सेप्ट होता है। इसमें आपका क्या होता है, इसका फुल फॉर्म आपके पास होता है मैक्सिमम सेगमेंट साइज। ठीक है, तो आपका क्या होता है, जो अपर लेयर से आपके पास कोई भी डेटा आपके पास जनरेट होकर आ रहा है ना, इस डेटा को डिवाइड करने के लिए ऑलरेडी एक आपके पास साइज होता है, बाय डिफॉल्ट एक एमएसएस साइज आपके पास होता है। जिस एमएसएस साइज का मतलब ये होता है कि मैक्सिमम सेगमेंट साइज, इस डेटा को कन्वर्ट करने के बाद या फिर इस डेटा को पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करने के बाद हर एक पार्ट का मैक्सिमम साइज जो होता है ना, वो कितना हो सकता है, ये क्या होता है आपका एमएसएस साइज। ठीक है, एमएसएस साइज आपका ये डिफाइन करता है कि मैक्सिमम एक सेगमेंट का जो साइज होता है वो कितना हो सकता है। और सेगमेंट आपका आएगा कहाँ से, जो अपर लेयर से आपके पास डेटा आ रहा है ना, उस डेटा में क्या होगा, आपका एक सेगमेंटेशन परफॉर्म होगा। उस सेगमेंटेशन में आपका क्या होगा, पार्ट बाय पार्ट आपके डेटा को जो है डिवाइड, एक बड़ा साइज के डेटा को स्मॉल साइज में पार्ट बाय पार्ट डिवाइड कर दिया जाएगा, और हर एक डिवाइडेड पार्ट को हम क्या बोलेंगे, अभी सेगमेंट बोलेंगे। और वो जो पार्ट बाय पार्ट डिवाइड होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करके आपका डिवाइड होता है, ये आपका मैक्सिमम सेगमेंट साइज या फिर एमएसएस के ऊपर डिपेंड करके आपका डिवाइड
होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं 1 MB का मैंने जैसे आपको बताया मैंने डेटा ले लिया, तो फॉर एग्जांपल अगर आपका सेगमेंट जो आपका सेगमेंट का साइज है ना MSS में ऐसे था, आपका मैक्सिमम सेगमेंट साइज आपका 100 KB का था। तो ये डेटा आपका जो था ना, ये अभी क्या होगा 10 पार्ट में डिवाइड, मान लो मैं यहाँ पे 500 KB ले लेता हूँ, तो ये डेटा आपका 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ये आपका सेगमेंट 1 हो जाएगा, ये आपका सेगमेंट 2 हो जाएगा, ठीक है। और आपका ऐसा आप मान सकते हो, ये डेटा का आपका डेटा 1 पार्ट 1, ये आपका डेटा पार्ट 2 बन जाएगा। और ये डेटा का जो आपका साइज है ना, ये आपका साइज बनेगा 500 KB का, इसका भी साइज आपका 500 KB का बनेगा। उसके बाद इसके साथ ये क्या करेगा, एक TCP का हेडर लगाएगा, इसके साथ भी एक TCP का हेडर आपका लग जाएगा, और 2 पार्ट होके वो आगे नेटवर्क लेयर तक आ जाएंगे। मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर में ये डेटा जो आपका अपर लेयर से आया था ना, ये अभी क्या होगा 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड होने के बाद आपका नेटवर्क लेयर को भेज दिया जाएगा। और नेटवर्क लेयर को भेजने से पहले हर एक पार्ट या फिर हर एक सेगमेंट में क्या होगा, आपका TCP का हेडर जो होता है ना, वो आपका चढ़ाया दिया जाएगा, ठीक है। यही जो आपके पास प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, सेगमेंटेशन बोलते हो। इसमें 2 चीज़ आपको ध्यान रखना है, सेगमेंटेशन एक आपका प्रोसेस होता है, दूसरी चीज़ होता है ये जो सेगमेंटेशन आपका परफॉर्म होता है, ये किसके ऊपर डिपेंड करके होता है, ये आपका MSS के ऊपर डिपेंड होता है। और बाय डिफॉल्ट अगर मैं MSS के साइज के बारे में बात करूँ ना, इक्वल टू आपका 1460 बाइट्स का होता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट अगर आप कोई MSS चेंज नहीं करते हो, हर एक इंटरफेस के ऊपर आपका जो MSS का साइज है वो बाय डिफॉल्ट आपका 1460 बाइट्स होता है। मतलब आपका अपर लेयर से कोई भी डेटा आपके पास आ रहा है नीचे, तो उसमें क्या होगा, आपका ट्रांसपोर्ट लेयर में जो डेटा आपका डिवाइड हो जाएगा पार्ट बाय पार्ट में, तो हर एक पार्ट में मैक्सिमम साइज एक पार्ट का आपका 1460 बाइट का हो सकता है, ठीक है। मैक्सिमम साइज होता है जो वो आपका 1460 बाइट का होगा। फिर उसके बाद क्या होता है, एक सेगमेंट में आप मान लो अभी क्या है, आपने MSS जो बाय डिफॉल्ट आपका सेगमेंट साइज है वो आपने डिफाइन कर दिया, मैक्सिमम सेगमेंट साइज 1460 बाइट का। उसके बाद आपका क्या होता है कि ये जो 1460 का आपका एक सेगमेंट हो गया, आपका सेगमेंट 1 फॉर एग्जांपल एक डेटा का एक पार्ट है ये, इसके ऊपर TCP का जो आपका हेडर लगता है ना, ये आपका क्या होता है 20 बाइट्स का होता है। बाय डिफॉल्ट जो TCP का हेडर का साइज होता है ना, जब हम हेडर पढ़ेंगे तो इसके बारे में साइज के बारे में भी हम देखेंगे, तो ये आपका क्या होता है 20 बाइट्स का बाय डिफॉल्ट होता है। तो एक बार एक सेगमेंट के ऊपर TCP का हेडर लग जाए, फिर उसके बाद एक सेगमेंट का आपका साइज क्या होता है 1480 बाइट का बन जाता है। जब ये नेटवर्क लेयर तक आता है तब आपका साइज क्या होता है 1480 का हो जाता है। तो आपका क्या है, अभी फिर से अगर मैं छोटा सा एक रिवीजन आपका करा दूँ तो आपका ऐसा रहेगा कि अपर लेयर से मतलब एप्लीकेशन लेयर से आपने किसी भी साइज का डेटा जनरेट किया, कितने भी बड़ा आप 1 GB का भी साइज का डेटा जनरेट करो, लेकिन वो क्या होता है जब वो ट्रांसपोर्ट लेयर में आके पहुंच जाता है TCP के पास, तो TCP क्या करता है सबसे पहले उसके ऊपर सेगमेंटेशन परफॉर्म कर लेता है। और सेगमेंटेशन परफॉर्म करने के लिए वो सबसे पहले क्या चेक करता है, आपका MSS साइज क्या है उस इंटरफेस के लिए, आपका मैक्सिमम सेगमेंट साइज क्या है। आपको वो मैक्सिमम सेगमेंट साइज देखने के बाद उसी साइज के हिसाब से वो क्या करता है, आपका जो डेटा को सेगमेंट में पार्ट बाय पार्ट डिवाइड कर देता है। और डिवाइड करने के बाद हर एक सेगमेंट के ऊपर वो क्या करता है, अपना TCP का हेडर लगा देता है, जिसमें जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, TCP को जो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे लगाना चाहिए था वो उस हेडर के ऊपर लगा देता है। और लगाने के बाद फिर से वो डेटा को क्या करता है, हैंड ओवर कर देता है नेटवर्क लेयर को। फिर नेटवर्क लेयर में जो आपका प्रोटोकॉल काम करता है, जो काम करता है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि आपका जो भी आगे जो डेटा को आपको करना है, जो नहीं करना है, वो उसके ऊपर आपका नेटवर्क लेयर में जो प्रोटोकॉल काम करता है उसके ऊपर ये होता है। तो आपका बेसिकली ये जो सेगमेंट साइज आपका होता है ना, ये आपका 1480 का बाय डिफॉल्ट होता है। और मान लो आप किसी वजह से आपने कुछ चेंजेस किया, एक डिवाइस आपका इस तरफ था और एक डिवाइस आपके पास इस तरफ था, यहाँ पे आपने मैन्युअली नहीं किया था, आपका 1460 बाइट का ही बाय डिफॉल्ट सेगमेंट मैक्सिमम सेगमेंट साइज आपका था, लेकिन इस तरफ आपने क्या किया 1000 बाइट्स का कर दिया चेंज करके, ठीक है। तो इस केस में अभी क्या होगा, अभी देखो अगर ऐसा मैं कर लूँगा कि यहाँ से जो डेटा ये भेजेगा, अगर 1460 बाइट का मेरा मैक्सिमम सेगमेंट साइज है तो उसी हिसाब से आपका सेगमेंट जो पाई पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो रिसीव नहीं हो सकता ना, क्योंकि यहाँ पे मेरा जो इंटरफेस है उस इंटरफेस का कैपेबिलिटी है डेटा प्रोसेस करने के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर में कि वो 1000 बाइट का जो डेटा है या फिर 1000 बाइट का कोई भी अगर डेटा या फिर पैकेट मेरे पास रिसीव हो रहा है ट्रांसपोर्ट लेयर तक, तो ट्रांसपोर्ट लेयर में वो फिर से क्या करेगा, उस सेगमेंट को कंबाइन करके फिर से डेटा बनाना पड़ेगा ना उसे, तो वो बना सकता है। लेकिन इस केस में मेरे सामने से 1460 का आ रहा है, तो इसमें एक्चुअली ये वाले प्रॉब्लम को हटाने के लिए यहाँ पे क्या होता है, आपका एक सेगमेंट वाला जो नेगोशिएशन होता है ना, एक नेगोशिएशन आपका बन जाता है। नेगोशिएशन मतलब आपका क्या होता है, आप जब भी बात करते हो ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैंने बताया था TCP 3 वे हैंडशेक,
ठीक है। तो 3 वे हैंडशेक में आपका क्या होता था, सबसे पहले एक आपका मैसेज जाता था जिसे आप क्या बोलते थे, सीन मैसेज, एक पैकेट आपका जाता था। जब भी आपका कोई डिवाइस ये सीन पैकेट का मैसेज दूसरे डिवाइस में, टीसीपी का कोई भी पैकेट दूसरे डिवाइस में जनरेट करता है ना, तो आपका टीसीपी, सबसे पहले टीसीपी के लिए तो आपका यही पैकेट जाता है सीन वाला, क्योंकि सबसे पहले मैंने आपको बताया था अगर टीसीपी रिलेटेड है तो सबसे पहले आपका 3 वे हैंडशेक जो है वो परफॉर्म होगा। तो आपका यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले जब ये सीन पैकेट पास होता है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में सेंड होता है ना, तो उसी टाइम में आपका एक फील्ड होता है एमएसएस का। उसी सीन पैकेट के अंदर आपका एक टीसीपी में हेडर में एक जगह होता है जहाँ पे आपका सीन पैकेट के इन्फॉर्मेशन भेजने के, सॉरी एमएसएस के इन्फॉर्मेशन भेजने के लिए एक फील्ड होता है। उस फील्ड के अंदर आपका क्या होता है, ये डिवाइस जब भी सीन पैकेट इस डिवाइस को भेजेगा वो क्या करेगा, ये 1460 के इन्फॉर्मेशन उसके अंदर दे देगा। एक एमएसएस वाला फील्ड आपको मिलेगा, उस फील्ड में वो क्या करेगा, 1460 के इन्फॉर्मेशन डाल के आगे दूसरे वाले डिवाइस को भेज देगा। फिर दूसरे वाले डिवाइस को जब इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ये भी क्या करेगा, एक सीन प्लस 1 का मैसेज भेजेगा। तो इस मैसेज में भी ये क्या करेगा, एक एमएसएस वाला इसको फील्ड मिलेगा, इसमें ये 1000 बाइट का इन्फॉर्मेशन जो है लिख के आगे दे देगा, या फिर इन्फॉर्मेशन डाल के वो आगे दे देगा। फिर से क्या होगा, दोनों डिवाइस को अभी देखो, अभी जब आपका टीसीपी 3 वे हैंडशेक कंप्लीट हो जाएगा ना, आपका डेटा आपको पता है कि 3 वे हैंडशेक जो होता है वो कंप्लीट होने के बाद आपका डेटा ट्रांसफर होता है। तो जब आपका 3 वे हैंडशेक जो है वो कंप्लीट हो जाता है ना, तब तक क्या होता है, दोनों डिवाइस को भी पता चल जाता है। ये डिवाइस को पता है कि मेरे सामने वाला डिवाइस का जो एमएसएस साइज है ना वो 1460 का है, और मेरा जो है ये 1000 का है। और ये वाला डिवाइस को भी पता चल जाता है कि मेरे सामने वाले डिवाइस का जो एमएसएस है ना वो 1000 बाइट का है और मेरा 1460 बाइट का है। और इसमें एक रूल है, यहाँ पे ऐसा रूल है कि इन डिवाइस को एक बार एक दूसरे के एमएसएस के बारे में इंफॉर्मेशन पता चल गया ना, तो उसके बाद ये डिवाइस क्या करते हैं, जिसका लोएस्ट एमएसएस है, मतलब यहाँ पे आपका लोएस्ट एमएसएस ये यूज कर रहा है, तो ये डिवाइस क्या करते हैं, उसी लोएस्ट एमएसएस के अकॉर्डिंग जो है अपना पैकेट को, अपना सेगमेंटेशन जो होता है ना वो परफॉर्म करते हैं। मतलब अभी ये डिवाइस क्या करेगा, एक चीज़ नेगोशिएट कर लेगा कि मेरे सामने वाला डिवाइस का एमएसएस अगर 1000 बाइट से और मेरे से लो है ये, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस पोर्ट के लिए टीसीपी का कोई भी सेगमेंटेशन में परफॉर्म करने के लिए जाऊँगा ना डेटा भेजने से पहले, तो मैं क्या करूँगा, मैं भी जब भी सेगमेंटेशन परफॉर्म करूँगा एमएसएस साइज 1000 को यूज करके ही सेगमेंट परफॉर्म करूँगा, ताकि मेरा डेटा जो है सामने वाले डिवाइस को आसानी से मिल जाए। ये एक आपका छोटा सा एक कंसेप्ट होता है, ठीक है। तो इसमें जो एमएसएस का नेगोशिएशन एक होता है, उस नेगोशिएशन मतलब आपका सीन पैकेट में जो इन्फॉर्मेशन आपका ट्रांसफर होता है, नेगोशिएशन में आपका क्या होता है, जिस डिवाइस का सबसे लोएस्ट वाला आपका एमएसएस साइज होता है, उसी एमएसएस साइज को क्या किया जाता है, यहाँ पे यूज किया जाता है और एक डिवाइस में सेगमेंटेशन परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। ये एक आपका छोटा सा एक कंसेप्ट था सेगमेंटेशन के बारे में। फिर इसके बाद मैंने और एक चीज़ आपको बताया था विंडोइंग करके, ठीक है। तो विंडोइंग आपका क्या होता है, बेसिकली आप जानते हो कि एक बार आपका डेटा का जो है ना 3 वे हैंडशेक आपका कंप्लीट हो गया। एक सेकंड, कोई ज्वाइन कर रहा है क्या, नहीं, चलो ठीक है। तो आपका क्या है, आपको पता है कोई भी डिवाइस सबसे पहले वो क्या करता है, सीन पैकेट, फिर इसके बाद ये वाला डिवाइस आपका सीन प्लस 1, फिर इसने एक का पैकेट आपको भेजा। आपका 3 वे हैंडशेक एक बार कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद अभी आपका डिवाइसेस क्या करेंगे, अभी डेटा ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि सक्सेसफुली ये कनेक्शन जो है आपका एस्टेब्लिश हो गया है। एक बार कनेक्शन सक्सेसफुली एस्टेब्लिश हो गया तो इसका मतलब मेरा यूजर भी मीन्स ऑथराइज यूजर है और उसके साथ मैं डेटा ट्रांसफर कर सकता हूँ, सब कुछ सही है। तो अभी डेटा ट्रांसफर करने के लिए आप देखो टीसीपी में आपका क्या होता है, एक बार आपके पास कोई डेटा आपने एक बार एक डेटा का पैकेट भेजा ना, तो उसमें मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट क्लास में बताया था कि उसमें आपका सबसे पहले क्या होता है, एक सीक्वेंस नंबर आपका लगा जाता है। तो ये डेटा अभी क्या कर रहा है, ये डिवाइस अभी डेटा एक भेज रहा है, तो उसमें उसने सीक्वेंस नंबर क्या लगाया, सबसे पहले 0 लगा लिया, और एक्नॉलेजमेंट नंबर भी यहाँ पे 0 होता है, क्योंकि आपका हर एक टीसीपी पैकेट में सीक्वेंस और एक्नॉलेजमेंट दोनों चीज़ें होता है, ठीक है। आप थोड़ा ध्यान से इसको देखिएगा। तो इसमें क्या है, इस डिवाइस को जब ये वाला पैकेट मिल गया ना, जिसके साथ सीक्वेंस नंबर इसको 0 मिला था और एक्नॉलेजमेंट 0 मिला था, तो उस डिवाइस को वो वाला पैकेट रिसीव होने के बाद वो सीक्वेंस नंबर चेक करेगा, उसे पता चला कि सीक्वेंस नंबर 0 है। अभी इस डिवाइस का मैंने आपको बताया था, किसी भी डेटा या फिर किसी भी पैकेट अगर टीसीपी के जरिए किसी डिवाइस के पास आ रहा है, तो उसको प्रोसेस करने से पहले सबसे पहले जो काम होता है उस डिवाइस का, क्या काम होता है, उसका एक्नॉलेजमेंट भेज देना, ताकि वो पैकेट सक्सेसफुली मेरे पास डिलीवर हो गया है। तो अभी ये डिवाइस क्या करेगा, अभी ये सबसे पहले एक एक्नॉलेजमेंट मेंशन करेगा कि लास्ट वाला जो 0 सीक्वेंस नंबर के साथ मेरे पास आया था उसको मैंने एक्नॉलेजमेंट दे दिया, वो वाला पैकेट मेरे को एक्सेप्ट हो गया। और एक चीज़ यहाँ पे ये करेगा जो कि थोड़ा नया है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से सुनिए। इसमें क्या होगा, सबसे पहले इसने एक्नॉलेजमेंट नंबर 0 रखा था,
और सीक्वेंस नंबर भी इसने 0 रखा था। क्यों रखा था? क्योंकि सबसे पहला डेटा का पैकेट ये भेज रहा है, इससे पहले इस डिवाइस ने इसको कोई पैकेट नहीं भेजा था, कोई भी डेटा ट्रांसफ़र नहीं हुआ था दूसरे एंड से, इसलिए उसने एक्नॉलेजमेंट नंबर भी 0 रखा। लेकिन दूसरे वाले पैकेट में क्या हुआ, इस डिवाइस को अभी एक डेटा रिसीव हुआ है सीक्वेंस नंबर 0 के साथ, और वो डेटा रिसीव वाला पैकेट इसके पास सक्सेसफुली डिलीवरी हुआ है। तो फिर नेक्स्ट मैसेज में ये क्या कर रहा है, एक्नॉलेजमेंट नंबर 0 कर रहा है। ये 0 क्या है, जो सीक्वेंस नंबर से उसके पास डेटा रिसीव हुआ था ना, वो वही सेम सीक्वेंस नंबर यहाँ पे यूज कर रहा है एक्नॉलेजमेंट देने के लिए कि यही सीक्वेंस नंबर के साथ यही पैकेट मेरे पास रिसीव हुआ है। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको वो दुकानदार का एग्जांपल आपको दिया था कि दुकानदार ने 1 से 10 तक पैकेट भेजा, तो उसके पास अगर 3 नंबर वाला पैकेट रिसीव हो गया तो वो बताएगा कि भाई हाँ 3 नंबर वाला पैकेट मेरे को मिला। ऐसा नहीं बताएगा कि 3 नंबर वाला पैकेट उसको मिल गया, वो बताएगा कि मेरे को 4 नंबर वाला मिला, ऐसा नहीं, वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे भी आपका वैसे ही होता है, जिस सीक्वेंस नंबर के साथ आपका डेटा पैकेट आया था वो क्या करेगा, दूसरे डिवाइस रिसीव करने के बाद उस डेटा को उसी सीक्वेंस नंबर को एक्नॉलेजमेंट नंबर जैसा यूज करेगा और दूसरे डिवाइस को भेज देगा। और उसके बाद ये भी एक सीक्वेंस नंबर मेंशन करेगा, और ये सीक्वेंस नंबर आपका क्या रहेगा, लास्ट टाइम जिस सीक्वेंस नंबर से उसने डेटा रिसीव किया था उसी सीक्वेंस नंबर से 1+ वो कर लेगा। ठीक है, इस सीक्वेंस नंबर से वो क्या करेगा, एक आगे बढ़ा लेगा। या फिर ये जो आपका सीक्वेंस नंबर होता है ना, आपके एक देखा जाता है, मतलब जनरली अगर आप देखोगे आपके पास मान लो आपने 1480 बाइट का डेटा भेजा था, और इस 14 ये पैकेट के बारे में, ऊपर वाले पैकेट के बारे में बता रहा हूँ, आपने इसमें क्या किया था, 1480 बाइट का आपने डेटा भेजा, और इसके साथ सीक्वेंस नंबर आपने सबसे पहले क्या लगाया, 0। ये वाला डिवाइस जब ये पैकेट को रिसीव कर लेगा, ये देखेगा कि सीक्वेंस नंबर आपका 0 है, तो ये जब मैसेज भेजेगा आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर तो 0 रखेगा, सीक्वेंस नंबर आपका क्या करेगा, जितने बाइट का उसे डेटा रिसीव हुआ है ना, उससे 1+ कर लेगा, मतलब 1481 करके वो भेज देगा। 1481 करके भेजने का मतलब यही है कि जो सीक्वेंस नंबर मैं आपको अभी दे रहा हूँ, नेक्स्ट वाले पैकेट में आप वही सीक्वेंस नंबर लगा के मुझे भेजो। ठीक है, इसे और थोड़ा मैं आसान कर लेता हूँ, बाद में हम थोड़ा अंदर जाएंगे ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। इसको मैं हटा लेता हूँ। ठीक है, अभी क्या होगा, अब देखो, अभी ये डिवाइस क्या करेगा, सीक्वेंस नंबर इसे 0 के साथ मिला था, उसने एक्नॉलेजमेंट तो 0 के साथ दे दिया। अभी सीक्वेंस नंबर जो ये भेजेगा ना, ये क्या करेगा, जो सीक्वेंस नंबर से उसे डेटा रिसीव हुआ था ना, उससे 1+ कर लेगा। मतलब इसके बाद में आपको ये वाला डिवाइस को इसके बाद वाले जो पैकेट भेजना है, कौन से सीक्वेंस नंबर के साथ भेजना है, उसी की इंफॉर्मेशन ये यहाँ पे दे देगा। ठीक है, तो जो सीक्वेंस नंबर से मेरे को डेटा रिसीव हुआ था, उसी सीक्वेंस नंबर से ये क्या कर रहा है, जनरली आप दिमाग में यही रखो कि +1 करके ये नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर दे रहा है। और ये नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर क्या होगा, ये अभी जो डेटा पैकेट भेजेगा ना, इसके सीक्वेंस नंबर ये बनेगा। ठीक है, अभी ये वाला सीक्वेंस नंबर आ जाएगा, और इसके साथ आपका जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है ना, अभी एक्नॉलेजमेंट नंबर भी इसका 1 बन जाएगा। क्यों बनेगा, क्योंकि लास्ट टाइम जो ये सीक्वेंस के साथ जो भी इन्फॉर्मेशन इसको रिसीव हुआ था ना, वो वाला इन्फॉर्मेशन को ये क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट नंबर जैसा है उसी तरह का एक्नॉलेजमेंट नंबर एक बना के भेज देगा। अभी फिर से ये डिवाइस को जब ये पैकेट मिल गया, ये देखेगा कि सीक्वेंस नंबर अभी इसको भेजना है, ये देखेगा कि सीक्वेंस नंबर मेरे पास लास्ट 1 आया था, तो एक्नॉलेजमेंट नंबर उसी का दे देगा। अभी फिर से सीक्वेंस नंबर ये क्या करेगा, 2 यूज कर लेगा। इस तरह का आपका कंटिन्यूसली चलता रहेगा। जितने भी डेटा पैकेट आपके पास है ना, उतने भी डेटा पैकेट इस तरह का आपका कंटिन्यू चला रहेगा, ताकि बीच में कोई भी आपके पास डेटा जो है वो मिस ना हो। फिर उसके बाद आपका एक बार डेटा ट्रांसफर आपका कंप्लीट हो गया, फिर आपका 4-वे हैंडशेक जो है वो परफॉर्म हो जाएगा और आपका कनेक्शन टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन इसमें विंडोइंग का कोई कंसेप्ट यहाँ पे नहीं था। ठीक है, बेसिकली अगर आप ये वाला कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया था, इसमें विंडोइंग का कोई कंसेप्ट नहीं था। और विंडोइंग फिर क्यों आया और ये क्या चीज़ है, अब देखो अभी क्या है, ये डिवाइस क्या कर रहा है, ये वाला जो डिवाइस इस डिवाइस को डेटा भेज रहा है। सबसे पहले एक पैकेट भेज रहा है, ये फिर इसका एक्नॉलेजमेंट दे रहा है, फिर उसके बाद ये एक भेज रहा है, फिर ये दे रहा है। ऐसे मान लो मेरे पास बहुत सारे है ना, अगर मैं 1 GB का डेटा देता हूँ और उसको 1460 के हिसाब से अगर मैं सेगमेंट में कन्वर्ट कर लेता हूँ ना, तो उसका मतलब मेरे पास तो लगभग लाखों का पैकेट बन जाएगा, या फिर लाखों का डेटा जो है सेगमेंट जो है ना वो बन जाएगा। तो हर एक को एक बार ये भेजेगा, फिर दूसरी बार एक्नॉलेजमेंट आने के बाद फिर भेजेगा। क्योंकि ऐसा भी होता है कि ये अगर ये पैकेट इसने भेज दिया, इसने किसी वजह से एक्नॉलेजमेंट नहीं भेज पाया, मतलब एक्नॉलेजमेंट का जो मैसेज है ना वो कहीं पे मिस हो गया, तो ये क्या करेगा, फिर से इसी डेटा को रीट्रांसमिट करेगा। एक टाइम होता है, उसके बाद वो क्या करेगा, फिर से उसी डेटा को रीट्रांसमिट कर लेगा। तो इससे क्या होगा, आपका जो डेटा ट्रांसफर है ना वो और भी स्लो हो जाएगा, क्योंकि एक डिवाइस एट ए टाइम एक ही सेगमेंट को भेज रहा है, उसका एक्नॉलेजमेंट रिसीव होने के बाद वो क्या कर रहा है, फिर से और एक सेगमेंट भेज रहा है। तो इसके भी और एक अगर आप एग्जाम्पल ले लोगे तो आपका ऐसा है, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के बीच आपके पास था 100 Mbps का आपके पास लिंक है,
लेकिन किसी वजह से आपका ये डिवाइस जो है एक पैकेट भेज रहा है, वो सेगमेंट के हिसाब से जो साइज है 1460 बाइट का साइज है, वो 1460 बाइट का ही भेज रहा है आगे, और ये उसका रिप्लाई करे तो भी वो भेज रहा है, तो आपका पूरा जो बैंडविड्थ होता है ना पर सेकंड या फिर पर माइक्रो सेकंड में जो आपको यूज करना था, आप वो भी यूज नहीं कर पा रहे हो। आपके पास हाई बैंडविड्थ होते हुए भी आपका लिंक का जो स्पीड है ना वो आपका स्लो हो रहा है। तो इसको हटाने के लिए अभी क्या है, अभी देखो मैं और एक अगर बात कर सकता हूँ, आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करोगे कि आपके सामने एक बंदे आप हो, तो आप क्या कर रहे हो, आपके पास कुछ मल्टीपल चॉकलेट्स थे, आपके पास 50 या फिर 40 चॉकलेट थे, तो आप क्या कर रहे हो, एक चॉकलेट निकाल रहे हो और नंबर बता रहे हो, ये 1 नंबर का चॉकलेट है, ले ले। फिर उसने बताया हाँ 1 नंबर मिल गया, फिर आप 2 नंबर का बता रहे हो। तो आप ऐसा भी कर सकते हो ना, आप एक काम करो, 1 से 5 नंबर तक चॉकलेट एक बार मिला लो और आप बताओ कि 1 से 5 नंबर 5 चॉकलेट मैं तेरे को दे रहा हूँ, वो बता देगा हाँ 5 चॉकलेट मेरे को मिल गया, फिर आप और 5 चॉकलेट भेजिए। तो इससे क्या होगा, आपका जो चॉकलेट ट्रांसफर करने का तरीका था ना वो थोड़ा आपका स्पीड बन जाएगा ना। जो पहले वाला आप एक के बाद एक दे रहे थे उससे तो ये अच्छा बन जाएगा, क्योंकि देने लेने में तो यही तो टाइम जाता है, सबसे पहले तो टाइम ही आपका डेटा डिलीवरी के लिए हो जाता है ना। तो ये टाइम कंज्यूमिंग जो आपका था ना ये थोड़ा आपका कम हो जाएगा, क्योंकि आप अभी क्या कर रहे हो, एक बार मल्टीपल चीज़ों को आप उसको दे रहे हो और मल्टीपल चीज़ों के लिए एक बार ही वो रिप्लाई कर रहा है। आप एक ही बार सेंड कर रहे हो तो एक बार ही रिप्लाई कर रहा है। तो इसमें भी आपका विंडोइंग का कॉन्सेप्ट में भी यही था कि एक डिवाइस अभी क्या करेगा, जब डेटा भेजना है ना वो कुछ मल्टीपल बॉन्च ऑफ पैकेट को एट ए टाइम भेजेगा। ठीक है, अभी ये डिवाइस क्या करेगा, जब इसे 5 पैकेट मान लो फॉर एग्जांपल मिल गया, अभी ये डिवाइस क्या करेगा, उस 5 पैकेट का एट ए टाइम एक्नॉलेजमेंट दे देगा। एट ए टाइम क्या करेगा, एक एक्नॉलेजमेंट दे देगा, ताकि ये वाला डिवाइस को अभी पता चल गया कि लास्ट टाइम मैंने जो 5 पैकेट उसको भेजा था, ये वाला पैकेट सक्सेसफुली सारे के सारे 500 के 5 पैकेट जो है दूसरे एंड को डिलीवरी सक्सेसफुली हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट 5 पैकेट फिर से भेज सकता हूँ। तो इससे क्या होगा, आपका डेटा ट्रांसमिट जो है और थोड़ा फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यही जो कॉन्सेप्ट आपके पास था ना, इसी कॉन्सेप्ट को आप क्या बोलते थे हम लोग, विंडोइंग। ठीक है, आपके डिवाइस में ये भी विंडोइंग के लिए आपके पास एक विंडो साइज होता है जिसे आप बफर मेमोरी भी बोलते हो। ठीक है, आपका क्या होता है, आपके इंटरफेस जो होता है ना, उस इंटरफेस में हर एक इंटरफेस के लिए बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका विंडो का साइज है ना, वो साइज आपका क्या होता है, 4128 बाइट का होता है। मतलब इसी 4128 बाइट की अगर हम बात करेंगे तो मेरे सेगमेंट के हिसाब से मेरे एमएसएस का साइज मान लो अभी कितना था, 1000 बाइट का मैंने एमएसएस रखा था। अभी इसको अगर मैं देखूंगा तो एमएसएस को देखूंगा और विंडो साइज के हिसाब से अगर मैं देखूंगा तो अभी आप देखो मेरे डिवाइस अभी कैपेबल है 4 सेगमेंट को एट ए टाइम भेजने के लिए। मतलब अगर मेरा एक सेगमेंट का साइज है 1000 बाइट का, तो 1000 बाइट का 4 सेगमेंट तो मैं एट ए टाइम भेज सकता हूँ ना, क्योंकि मेरा विंडोज का जो साइज है वो 4128 का बाइट है। तो उसके हिसाब से मेरे पास 4000 बाइट का डेटा तो एट ए टाइम में आराम से भेज सकता हूँ ना। तो अभी मेरा डिवाइस क्या कर सकता है, इस विंडोइंग का कॉन्सेप्ट यूज करके मेरे डिवाइस मल्टीपल पैकेट जो है आगे भेज सकता है। विंडोइंग कुछ नहीं, विंडोइंग एक कॉन्सेप्ट है या फिर एक प्रोसेस है टू सेंड मल्टीपल सीक्वेंस ऑफ डेटा टू अनदर डिवाइस बिफोर रिसीविंग द एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, और इसका थोड़ा लिख लेता हूँ, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, आप पहली बार सुन रहे हो तो आपको थोड़ा हार्ड लग रहा है या नहीं वो तो भी मैं क्लियर नहीं हूँ। आप बाद में थोड़ा क्लास के बाद बता देना, अगर आपको थोड़ा सा हार्ड लग रहा है तो मैं और भी इजी तरीके से इसे समझा दूँगा आपको। हैंडराइटिंग का थोड़ा देख लेना। ठीक है, इसका मतलब आपका है बाय विंडोइंग क्या होगा आपका, सबसे पहले एक आपका डिवाइस जो है ना, अभी क्या आपके डिवाइस के पास इस विंडोइंग के जरिए कैपेबिलिटी इसके पास आ गया कि ये मल्टीपल सेगमेंट को एट ए टाइम भेज सकता है बिफोर रिसीविंग द एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, विथ एक्नॉलेजमेंट एट ए टाइम। ठीक है, आप ऐसा भी लिख सकते हो बिफोर रिसीविंग द एक्नॉलेजमेंट। तो एक डिवाइस अभी क्या कर सकता है, दूसरे डिवाइस से एक्नॉलेजमेंट रिसीव करने से पहले एट ए टाइम मल्टीपल डेटा को जो है आपका मल्टीपल सेगमेंट को जो है ट्रांसमिट कर सकता है। और आपका जो ये विंडो साइज है ना, इसका भी थोड़ा मैं लिख लेता हूँ, ये आपको विंडोइंग वगैरह थोड़ा बहुत इंटरव्यू में पूछ लेते हो, विंडो साइज वगैरह क्या होता है,
क्योंकि इसके आपके ट्रबल शूटिंग करने की बहुत सारे चीज़ें होता है टीसीपी में। भाई हम टीसीबी को कहाँ पे ट्रबल शूट करेंगे? क्या टीसीबी को हम कहाँ पे ट्रबल शूट करेंगे? बताता हूँ, थोड़ा मैं इसको लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ। टीसीपी में आपका ऐसा कुछ नहीं कि आपको टीसीपी को ही ट्रबल शूट करना पड़ेगा, लेकिन टीसीपी आपका ऐसा एक प्रोटोकॉल होता है ना जो कि बहुत ज़्यादा यूज होता है। द डिवाइस विल ठीक है, तो आपका ये ऐसा है। ठीक है, तो आपका विंडोइंग मतलब वो कॉन्सेप्ट है जिस कॉन्सेप्ट को यूज करके या फिर जिस प्रोसेस को यूज करके आपका डिवाइस मल्टीपल डाटा को भेज सकता है। और विंडो साइज आपका है कि ये एक साइज डिफाइन करता है कि कितने पैकेट या फिर कितना सेगमेंट आप भेज सकते हो। एक लिमिट वो डिफाइन करता है, मैक्सिमम एट ए टाइम आप कितने सेगमेंट भेज सकते हो। ठीक है, ये क्या करता है बेसिकली, विंडो साइज आपका एक साइज होता है। आपके टोटल मल्टीपल सेगमेंट को मिलाने के बाद इस साइज से अगर कम है तो भी आप भेज सकते हो, इस साइज से ऊपर का कोई नहीं भेज सकता। जैसे मैंने आपको बाय डिफॉल्ट विंडो साइज मैंने बताया 4128 बाइट। अगर आपका सेगमेंट साइज 1000 बाइट का है तो उस हिसाब से आप 4 ही सेगमेंट भेज सकते हो, क्योंकि 5 सेगमेंट अगर आप भेजोगे ना तो आपका टोटल सेगमेंट जो मल्टीपल सेगमेंट का साइज आपका 5000 बाइट का हो जाएगा। तो 4128 बाइट का आपके जब कैपेबिलिटी मैक्सिमम है उस जगह पे तो आप 5000 नहीं भेज सकते, इसलिए आप इजीली 4000 बाइट का डाटा या फिर 4 सेगमेंट आप भेज सकते हो। ठीक है, तो हाँ, टीसीपी का आपका जो होता है ना, देखो टीसीपी आपका ऐसा कुछ नहीं कि आप डायरेक्ट टीसीपी को ट्रबल शूट करोगे। टीसीपी आपका मोस्ट यूज्ड एक प्रोटोकॉल है जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर में आपका काम करता है। आपके टीसीपी के हिसाब से जो भी प्रोटोकॉल आपका एप्लीकेशन लेयर का कोई भी प्रोटोकॉल हो या फिर कोई भी ऐसा प्रोटोकॉल हो जो आपका टीसीपी को यूज करता है ना, उसमें अगर कोई दिक्कत हो सकता है वो प्रॉब्लम आपका टीसीपी के जरिए भी हो सकता है, तो आपको वो ट्रबल शूट करना पड़ता है। ठीक है, और आपके बहुत सारे प्रोटोकॉल्स ऐसे लेयर 7 में आपको भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स देखने को मिलेंगे जो कि एक उनके जो मैक्सिमम सेगमेंट साइज होता है ना, उनके लिए आपको मैक्सिमम सेगमेंट साइज जो होता है उसको भी आपको थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है या फिर विंडो साइज भी आपको कम करना पड़ता है, ज़रूरत पड़ता है उस हिसाब से। और बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं बात करूँ, ये विंडो साइज आपका बाय डिफ़ॉल्ट भी एडजस्ट हो जाता है आपका मैक्सिमम सेगमेंट साइज को देख के। ठीक है, तो उस केस में आपको तो ऐसा भाई, हाँ भाई जैसे हम एमएसएस का साइज को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, हाँ, हम विंडो साइज को भी बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। आप एमएसएस के साइज को ही आप बड़ा छोटा कर सकते हो। ठीक विंडो है, साइज को नहीं। विंडो साइज के लिए मेरे को थोड़ा देखना पड़ेगा, मैं भी क्लियर नहीं हूँ। जब हम प्रैक्टिकल वगैरह करेंगे ना एक इंटरफेस के ऊपर, हम चेंज उसके उस टाइम में आप थोड़ा मेरे को याद दे देना, हम चेक कर लेंगे। ठीक है, जी भाई। जैसे मैंने आपको सबसे पहले ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में भी मैंने आपको बता दिया था कि ये आपका कोई डेटा जनरेट वगैरह करने के लिए या फिर कुछ भी डेटा जनरेट टाइप का कोई भी चीज़ करने के लिए ये रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है। हालांकि ये आपका रेस्पॉन्सिबल होता है किस लिए, आपका रिलायबल डेटा ट्रांसफर के लिए। और आपका जैसे है ना, और एक चीज़ मैंने आपको बताया था कि रिलायबल आपका एक डेटा ट्रांसफर हो गया, हाँ, आपका कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए जो आपका वो वाला चीज़ था, क्या उसे मैंने बताया था भाई, वो भी मैं थोड़ा भूल गया, कनेक्शन ओरिएंटेड वगैरह वो सब चीज़। मतलब आपका यहाँ पे एक तरह का आप मान सकते हो कि आपका डेटा जैसे कि एक ऑथोराइज यूजर के पास ही जाए, और दूसरी चीज़ रिलायबली आपका डेटा जो है ट्रांसफ़र हो जाए, उसके लिए आपका जो है ट्रांसपोर्ट लेयर आपका रेस्पॉन्सिबल रहता है। ऐसा कोई ट्रांसपोर्ट लेयर आपका कोई डेटा वगैरह जनरेट नहीं करता है। ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट आपका टीसीपी के साथ ही थे जो मैंने आपको बताया। एक तो आपका विंडोइंग कॉन्सेप्ट था और एक आपके पास था दूसरे वाला जो मैंने आपको बताया, कौन सा वाला मैंने पहले बताया आपको, सेगमेंटेशन के बारे में। हालांकि सेगमेंटेशन जो होता है आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ता, ये टीसीपी करता है। और विंडोइंग का कॉन्सेप्ट भी ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट टीसीपी के अंदर ही है। आपको बस क्या करना पड़ता है, ये जो साइज वगैरह जो चीज़ है ना उसके ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। और आपको ये जो मैंने साइज वगैरह बताया ना, ये साइज के ऊपर थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनके साइज देख के आप ट्रबल शूट कर सकते हो। जैसे आपका कम्युनिकेशन वगैरह सब कुछ सही है लेकिन आपका डेटा पास नहीं होता है, उसमें ऐसा हो सकता है आपने मैक्सिमम सेगमेंट साइज है ना उसमें आपने कुछ गलत कर दिया लेकिन आपका प्रोटोकॉल कुछ और समझता है, या फिर आपके प्रोटोकॉल की तरफ से कुछ बड़ा साइज का डेटा आ रहा है लेकिन सेगमेंटेशन आपका परफॉर्म नहीं हो रहा है, तो उस केस में भी आपका जो प्रोटोकॉल का डेटा वगैरह होता है ना वो ट्रांसमिट नहीं होता है।
तो ये हो गया टोटल स्टोरी मैंने जो आपको बताई, ये आपका टोटल ट्रांसपोर्ट लेयर का जितने भी स्टोरी था आपका ख़त्म हो गया। यही दो चीज़ आपका बचा था। इसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर का बस हेडर्स बचे हैं, उसमें भी हम थोड़ा जानेंगे ये सेगमेंट वगैरह के बारे में, आपका ये क्या होता है, उसमें भी और फील्ड होते हैं। ये मैंने जनरली आपको बताया सेगमेंटेशन। उसके बाद हम जानेंगे कि एक सेगमेंट का पैकेट जब जाता है दूसरे के पास और क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेके जाता है, और थोड़ा डीप में हम जाएंगे उसमें, ठीक है। तो अगर यहाँ तक किसी के पास कोई डाउट या फिर कुछ है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो मैं नेटवर्क लेयर के लिए मूव करूँगा। कोई कन्फ्यूजन या फिर कोई डाउट वगैरह है तो आप पूछ सकते हो। क्लियर है ना? जी भाई। ठीक है। अभी हम देखेंगे कि नेटवर्क लेयर के बारे में। ट्रांसपोर्ट लेयर में मैंने आपको जो भी बेसिकली ट्रांसपोर्ट लेयर में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे दो ही प्रोटोकॉल आपके काम करते हैं, टीसीपी यूडीपी, उनके हिसाब से जो भी काम होता है आपको मैंने पूरा चीज़ आपको बता दिया। अभी हम देखेंगे कि ये नेटवर्क लेयर एक्चुअली इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो नेटवर्क लेयर का बेसिकली आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये क्या करता है, मैं इसका एक लिख लेता हूँ सबसे पहले। ठीक है, बेसिकली आपका नेटवर्क लेयर क्या है, ये आपका रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, नेटवर्क टू नेटवर्क आपका जो डाटा होता है ना, वो डाटा आपको ट्रांसमिट करने के लिए या फिर कैरी करके ले जाने के लिए। मतलब आपका ऐसा है, आप फॉर एग्जांपल जितने आपने अभी तक पढ़ा है उसके ऊपर से अगर मैं बताऊं, आपके पास दो सबनेट्स थे। एक सबनेट आपके पास था, आप मान लो 10 का कोई नेटवर्क आपके पास सबनेट था, दूसरे नेटवर्क का आपके पास था 20 का। आप सबनेट मानो या फिर नेटवर्क मानो इसे, ठीक है, ये सबनेट नहीं है नेटवर्क है। आपके पास एक नेटवर्क था 10 का और एक नेटवर्क आपके पास था 20 का। अभी आपको 10 नेटवर्क से 20 नेटवर्क तो कोई डाटा भेजना है। आपको तो पता है 10 नेटवर्क से अगर कोई डिवाइस उसी नेटवर्क के अंदर आता है तो डायरेक्ट आप डाटा भेज सकते हो, उसके लिए कोई डिवाइस को मेरे को ज़रूरत नहीं। स्विच वगैरह लगा है तो उसमें मेरा डिवाइस कनेक्ट है तो डायरेक्टली मैं डाटा भेज सकता हूँ, क्योंकि वो वाला 10 का जो दूसरा डिवाइस है ना, वो मेरा सेम नेटवर्क में है। लेकिन जब हमें ज़रूरत पड़ता है 10 वाले नेटवर्क से 20 वाले नेटवर्क तक डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए या फिर डेटा भेजने के लिए, तो उस केस में हमारा क्या ज़रूरत पड़ता है, यहाँ पे नेटवर्क लेयर जो होता है ना, वो रेस्पॉन्सिबल होता है एक नेटवर्क से आपका दूसरे नेटवर्क में डेटा लेने के लिए। मतलब जो डिवाइस आपका नेटवर्क लेयर में काम करते हैं, उस डिवाइस को लगा के ही आप क्या कर सकते हो, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में आप डेटा ट्रांसमिट कर सकते हो, ठीक है। तो उसी तरह एक डिवाइस आपका काम करता है, जैसे आपने सुना है ना, राउटर वगैरह जो होते हैं आपका, वो क्या करते हैं, नेटवर्क लेयर में काम करते हैं, ठीक है। नेटवर्क लेयर में काम करते हैं मतलब उस डिवाइस को उसी तरह से बनाया गया है या फिर नेटवर्क लेयर में ही काम करने के लिए पूरी तरह से उस डिवाइस को बनाया गया है, ताकि वो उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी बना, मीन्स रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में डेटा लेने के लिए वो क्या करे, उसे निभा पाए। तो बेसिकली आपका नेटवर्क लेयर का यही काम होता है कि ये भी कोई डेटा जनरेट नहीं करता है। हालांकि नेटवर्क लेयर में भी आपका कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि डेटा जनरेट करते हैं, जो कि आपके डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल वगैरह होते हैं, ठीक है। लेकिन जनरली अगर आप यूजर के बारे में बात करोगे, अगर आप बैठे हो, आप कोई डेटा किसी को अगर भेज रहे हो, तो उस केस में नेटवर्क लेयर आपका कोई डेटा जनरेट नहीं करेगा। लेकिन हाँ, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जब आपका डेटा ट्रांसमिट करेगा ना, उसके लिए ये आपका रेस्पॉन्सिबल बनेगा। आपका जो पूरा इंटरनेट वगैरह है ना, ये आपका नेटवर्क लेयर पे ही काम करते हैं। इसमें आपका और एक चीज़ होता है, इसमें कुछ प्रोटोकॉल्स आपके काम करते हैं नेटवर्क लेयर में। अगर मैं प्रोटोकॉल्स के बारे में बात करूंगा तो यहाँ पे आपके पास होते हैं, एक आईपी होता है जो कि जनरल प्रोटोकॉल आप यूज करते हो अपने विंडोज डिवाइस के लिए, एक IPX होता है, और एक आपके लिए मैक के लिए कुछ एक प्रोटोकॉल होता है जो कि मैं थोड़ा उसका नाम भूल रहा हूँ, एक सेकेंड। एप्पल क्या? हाँ, एप्पल टक, यू आर राइट, ठीक है। इस तरह का प्रोटोकॉल जो होते हैं आपका क्या करते हैं, ये नेटवर्क लेयर में बेसिकली आपका काम करते हैं, ठीक है। और ये प्रोटोकॉल का मेनली, ये जो प्रोटोकॉल्स आपके होते हैं ना, इनका मेनली काम है जो डेटा आपका एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में ट्रैवल करेगा ना, उसको कैरी करके लेके जाना। उसको कैरी करके लेके जाने के लिए आपका क्या होते हैं, यही प्रोटोकॉल्स ही आपका रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जो भी डिवाइस आपके पास जो नेटवर्क लेयर में काम करते हैं ना, उस डिवाइस के पास क्या होता है, आपका ये जो प्रोटोकॉल्स होते हैं ना, इस प्रोटोकॉल के साथ काम करने के लिए कैपेबिलिटी होता है, ताकि आपके डिवाइस सही तरह से
इस प्रोटोकॉल को यूज करके आपका डेटा जो है एक प्रोटोकॉल से एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक ले जाए। और बेसिकली हम जब बात करेंगे अभी हम सिर्फ आईपी के बारे में बात करेंगे और दूसरे प्रोटोकॉल के बारे में हम बात नहीं करेंगे। और आईपी आपका एक होता है, आप बात करते हो आईपी इज ए राउटेड प्रोटोकॉल। ये राउटेड क्या होता है, राउटिंग क्या होता है, दो तरह का आपके पास प्रोटोकॉल होते हैं। ये हम क्या करेंगे जब हम राउटिंग के बारे में पढ़ेंगे ना, तो अभी हम थोड़ा इसका एग्जांपल देख लेंगे कि आईपी जो होता है आपका राउटेड प्रोटोकॉल का क्या काम होता है, आपका राउटिंग प्रोटोकॉल का क्या काम होता है। और अभी के लिए आप बस यही समझो, नेटवर्क लेयर में आईपी इज ए प्रोटोकॉल व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल टू कैरी द डेटा इन नेटवर्क प्रोटोकॉल। नेटवर्क प्रोटोकॉल में आपका जो भी डेटा है उसको कैरी करने के लिए आपका ये आईपी प्रोटोकॉल जो है ना, ये रेस्पॉन्सिबल होता है। मैं इसको भी लिख लेता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो दूसरे प्रोटोकॉल के मैंने बात कहा ना आपको, जैसे IPX होते हैं, एप्पलटक होते हैं, ये सारे प्रोटोकॉल का भी यही रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि जैसे आईपी का मैंने आपको बताया कि आईपी आपका नेटवर्क लेयर में डेटा कैरी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो प्रोटोकॉल भी आपका नेटवर्क लेयर में डेटा कैरी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन बेसिकली हम बात करेंगे, जो हम अपने CCNA के लिए जो भी बात करेंगे ना, वो हम आईपी प्रोटोकॉल के ही बारे में बात करेंगे कि आईपी प्रोटोकॉल बेसिकली आपका यहाँ पे क्या क्या होता है, ठीक है, क्या काम कर सकता है, उसके बारे में हम देखेंगे नेटवर्क लेयर में। एक दूसरी चीज़ आपका होता है, अगर हम आईपी प्रोटोकॉल के बारे में बात करेंगे तो नेटवर्क लेयर में, जैसे मैंने आपको शायद मैंने आपको टीसीपी में नहीं बताया पोर्ट के बारे में, चलो हम जब टीसीपी हेडर के बारे में पढ़ेंगे तो मैंने बता दूंगा। तो यहाँ पे हर एक प्रोटोकॉल के लिए आपका OSI में क्या होता है, मीन्स जिस लेयर पे आपके कुछ प्रोटोकॉल्स काम करते हैं ना, जैसे मैंने आपको बताया एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर एंड डेटा लिंक लेयर, ये 4 लेयर पे आपका कुछ प्रोटोकॉल्स काम करते हैं। तो जो प्रोटोकॉल्स हर एक लेयर में काम करते हैं ना, तो वो प्रोटोकॉल आपका क्या करते हैं, उनका तो रेस्पॉन्सिबल है उसी लेयर में जो डेटा है ना उसको कैरी करना, या फिर उसके लिए जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको गैदरिंग करना, या फिर उसी लेयर में इन्फॉर्मेशन को देख के आपका डेटा को सेंड करना दूसरे डिवाइस के पास, ठीक है। लेकिन वो जो डेटा को वो सेंड करेंगे, मतलब आप फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मुझे अगर आपके बारे में आपका एड्रेस या फिर नाम कुछ भी इन्फॉर्मेशन मेरे को पता है तो भी मैं आपको कुछ दे पाऊँगा। तो यहाँ पे भी आपका हर एक प्रोटोकॉल, मतलब हर एक लेयर के प्रोटोकॉल की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है एक चीज़ मेंशन करना, मतलब डेटा किसको देना है। मतलब यहाँ पे मैंने आपको बताया आईपी जो प्रोटोकॉल आपका होता है नेटवर्क लेयर में डेटा को कैरी करने के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन डेटा को कैरी करने के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन इसको तो पता होना चाहिए किसको डेटा देना है या फिर डेटा किसके थ्रू जा रहा है। मतलब जैसे आप पोस्टल पे कोई चिट्ठी आप भेजने जा रहे हो तो उस केस में आपको तो पता होना चाहिए अपना खुद का एड्रेस, पहले फॉर्म में आप जो लिखते हो, उसके बाद टू मतलब आप किसको देना चाहते हो, ये 2 चीज़ का इन्फॉर्मेशन अगर आपको पता है कुछ भी आप लिख के चिट्ठी में दे सकते हो। तो यहाँ पे भी आपका हर एक जो होता है ना प्रोटोकॉल जिस लेयर पे काम करते हैं उनके पास एक सोर्स और एक डेस्टिनेशन होता है। सोर्स मतलब वो खुद, डेस्टिनेशन मतलब किसको भेजा जा रहा है। तो यहाँ पे भी आपका क्या होता है, नेटवर्क लेयर में जो आईपी होता है ना वो भी क्या करता है, 2 ही चीज़ को देखता है, एक होता है आपका सोर्स आईपी एड्रेस, एक होता है आपका डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। और आईपी एड्रेस बेसिकली आपका क्या होता है, एक लॉजिकल एड्रेस होता है जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, ठीक है। ये क्या होता है आपका आईपी एड्रेस जो होता है ना, ये एक लॉजिकल एड्रेस होता है, मतलब आप डिवाइस के ऊपर लॉजिकली इसे असाइन कर सकते हो, मतलब आप इसे चाहो तो चेंज कर सकते हो, कोई फिक्स वहाँ पे नहीं है। लेकिन नेटवर्क लेयर में जब भी आपका कोई भी डेटा आप नेटवर्क लेयर होके जाता है ना, तो नेटवर्क लेयर में क्या होता है, मान लो ये एक डिवाइस था आपका, ए वाला डिवाइस, बी एक डिवाइस था, इसका मतलब ये 2 डिवाइस अगर डेटा ट्रांसफर करने के लिए या फिर कम्युनिकेशन करने के लिए नेटवर्क लेयर तक जा रहे हैं ना, तो इसका मतलब इसका एक आईपी एड्रेस होगा, जैसे फॉर एग्जांपल 10.0.0.1, और इसका भी एक आईपी एड्रेस रहेगा, ठीक है। एक लॉजिकल एड्रेस इनके पास रहते हैं जिसको यूज करके डेटा ट्रांसमिट होता है। मतलब नेटवर्क लेयर में जब ए वाला डिवाइस बी को कुछ भी डेटा भेजेगा ना, तो अपने आईपी को वो क्या करेगा, सोर्स आईपी बना देगा जिसमें वो 10.1 रख लेगा, और डेस्टिनेशन आईपी में क्या करेगा, वो जो 10.2 है ना जिसको भेजना है उसके इन्फॉर्मेशन रखता है, और इसी इन्फॉर्मेशन को देख के आपका आईपी जो होता है ना आपके डेटा को कैरी करके लेके जाता है, ठीक है। आईपी को डेटा कैरी करके लेके जाने के लिए एक सोर्स और एक डेस्टिनेशन को मीन्स पता होना जरूरी होता है, जो कि आप जैसे चिट्ठी में आप फ्रॉम और टू लिखते हो। तो नेटवर्क लेयर में आपका क्या होता है, सोर्स और डेस्टिनेशन आपके क्या होते हैं, कुछ आईपी एड्रेसेस होते हैं जिसको आप लॉजिकल एड्रेस बोलते हो,
वो आईपी एड्रेस आपका क्या होता है, जो डिवाइस आपका डेटा भेज रहा है उसके आईपी को सोर्स आईपी बोला जाता है, और जिसके पास डेटा आपका जा रहा है उससे आप क्या बोलते हो, डेस्टिनेशन आईपी। और डिवाइस जब भी क्या करते हैं नेटवर्क लेयर में, उनके पास कुछ भी पैकेट ऊपर से आ गया, ट्रांसपोर्ट लेयर से कोई भी इंफॉर्मेशन आपका टीसीपी हो, यूडीपी हो, कुछ भी अटैच होकर आ गया ना, तो अब भी आईपी का रेस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले क्या होता है, उस पैकेट के, उस सेगमेंट के ऊपर जो ऊपर से आपके पास आया। मान लो आपने टीसीपी यूज किया था लेयर 4 पे, ठीक है, टीसीपी में आपने एक सेगमेंट बनाया, ये सेगमेंट अभी आपका लेयर 3 में आईपी के पास आ गया। आईपी अभी क्या करेगा, उस सेगमेंट में एक पैकेट अलग सा लगा लेगा जो कि आपका आईपी का पैकेट होगा। ये आईपी का पैकेट जब वो लगाएगा ना, अभी ये क्या करेगा, इसमें दो चीज़ मेंशन करेगा। हालांकि बहुत सारे चीज़ मेंशन होते हैं जो आईपी हेडर्स में होते हैं, लेकिन हम अभी बात करेंगे दो ही बारे में। सबसे पहले ये सोर्स आईपी क्या है, मतलब खुद का आईपी क्या है, डेस्टिनेशन आईपी किसको ये भेज रहा है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन ये अटैच कर लेता है। और इन्फॉर्मेशन अटैच करने के बाद ये जो फुल आपका पैकेट बन जाता है ना, इसको अभी आप सेगमेंट नहीं बोलोगे, इसे आप क्या बोलते हो, पैकेट। ठीक है, बेसिकली पैकेट में क्या है, जो ऊपर से मेरा ट्रांसपोर्ट लेयर से जो भी सेगमेंट या फिर डेटाग्राम कुछ भी आ गया, आईपी उसके ऊपर क्या करता है, अपने इन्फॉर्मेशन चढ़ा देता है, ताकि वो उस इन्फॉर्मेशन के साथ डेटा को कैरी करके लेके जाए नेटवर्क लेयर में। उस इन्फॉर्मेशन में वो जो हेडर लगाता है ना, उसमें वो क्या करता है, सोर्स आईपी मतलब कौन डेटा भेजना चाहता है, डेस्टिनेशन आईपी किसको भेजना चाहता है, उसके इन्फॉर्मेशन लगा के वो क्या करता है, आगे फिर डेटा लिंक लेयर के पास कर देता है। लेकिन एक बार आपका आईपी का हेडर लग गया किसी सेगमेंट के ऊपर, उसके बाद आप उसे सेगमेंट नहीं बोलते हो, आप उसे पैकेट बोल लेते हो, जैसे पहले भी मैंने आपको बताया था। तो बेसिकली नेटवर्क लेयर में आपका यही है कि आपका एक प्रोटोकॉल काम करता है जो कि लेयर 3 बेस पे जो आपका जितने भी डेटा आपको ट्रांसमिट करना है ना, उस डेटा को मीन्स कैरी करके लेके जाने के लिए वो रेस्पॉन्सिबल बनता है। और वो हमेशा क्या करता है, सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी को देख के ही आपका डेटा जो है उसे कैरी करके लेके जाता है। ठीक है, इससे पहले अगर मैं ट्रांसपोर्ट लेयर में आपको बता देता कि ट्रांसपोर्ट लेयर में आपका डेटा जो सर्विस टू सर्विस डिलीवरी वगैरह कैसे होता है, वो हम ट्रांसपोर्ट लेयर जो टीसीपी हेडर वगैरह पढ़ेंगे ना, टीसीपी यूडीपी, उसके बारे में तो भी हम बात कर लेंगे, मैंने वो मिस कर दिया। ठीक है, तो ये तो बेसिकली आपका काम हो गया कि आपका डेटा जो है ना अभी ट्रांसपोर्ट लेयर से लेयर 3 में आने के बाद आपका कैसा इसमें बिहेव होता है। और लेयर 3 में आपका कुछ डिवाइसेस काम करते हैं। वो डिवाइसेस आपका क्या होते हैं, आपका एक राउटर होता है, आपके पीसी होते हैं, आपका फायरवॉल होता है, आपका मल्टी लेयर स्विचेस कुछ नहीं, मतलब आपका इनके पास लेयर 2 और लेयर 3 दोनों की कैपेबिलिटी होता है। बाद में हम इसके बारे में भी थोड़ा बात कर लेंगे। ये सारे डिवाइसेस जो होते हैं ना, ये आपका लेयर 3 पे या फिर नेटवर्क लेयर में काम करते हैं। मतलब इन डिवाइस के ऐसा नहीं कि ये लेयर 7 पे भी काम नहीं कर सकते। ये पीसी जो आपका है ना, ये लेयर 7 पे भी आपका डेटा जनरेट कर सकता है। फायरवॉल भी आपका लेयर 7 पे काम कर सकता है, ये भी लेयर 7 प्रोटोकॉल को समझ सकते हैं, ये भी समझ सकता है। लेकिन हम इसे लेयर 3 डिवाइस क्यों बोलते हैं, इसलिए हम उन्हें लेयर 3 डिवाइस बोलते हैं ना, क्योंकि हम जब भी डेटा ट्रांसमिट करने की कोशिश करते हैं इन डिवाइसेस के जरिए, तो हम डेटा ट्रांसमिट करने के लिए आईपी एड्रेस को यूज करते हैं। बेसिकली जनरली हम क्या करते हैं, आईपी एड्रेस को ही यूज करते हैं, इसलिए हम इन्हें लेयर 3 डिवाइसेस बोलते हैं। जैसे आपका राउटर है, और एक चीज़ यहाँ पे क्या है, इन डिवाइसेस को बेसिकली नेटवर्क टू नेटवर्क डेटा डिलीवरी करने के लिए या फिर डेटा ट्रांसमिट करने के लिए इन डिवाइसेस को बनाया गया है। इसलिए इन डिवाइसेस को हम लेयर 3 डिवाइस या फिर नेटवर्क लेयर डिवाइस हम बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इनको कैपेबिलिटी दिया गया है कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में आपका डेटा को जो है ट्रांसमिट करने के लिए, इसीलिए हम इन्हें बोल देते हैं कि ये लेयर 3 डिवाइसेस है। ऐसा नहीं कि ये डिवाइस लेयर 2 पे काम नहीं करते हैं। जो डिवाइस आपका लेयर 3 पे काम करता है वो आपका लेयर 2 पे भी काम करेगा, लेयर 1 पे भी वो डिवाइस आपका लग पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन इनको बस इनके काम के हिसाब से, इनके यूसेज के हिसाब से हम इन्हें बताते हैं कि ये डिवाइस आपका इस लेयर के लिए काम करता है, क्योंकि ज़्यादातर उसी के लिए हम यूज करते हैं, इसीलिए। तो बेसिकली आपका जो नेटवर्क लेयर है ना, नेटवर्क लेयर में बस आपका इतना ही काम होता है। ठीक है, आपका नेटवर्क लेयर में आपका जो प्रोटोकॉल काम करते हैं वो आपका डेटा कैरी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी के जरिए। लेकिन इसमें और एक चीज़ है, अगर आप ध्यान दोगे तो अभी देखो एक चीज़ है कि जब डेटा मेरा लेयर 7 से या फिर एप्लीकेशन लेयर से जनरेट हुआ था, मैंने 50 MB का डेटा जनरेट किया था। अभी लेयर 4 पे बाकी दो लेयर को मैं मिस करता हूँ, यहाँ पे स्किप करता हूँ। प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर के क्या काम है आपको पता है, हर बार उसके बारे में मैं नहीं लिखूंगा। अभी लेयर 4 पे क्या है, अगर आप टीसीपी यूज करते हो ना, तो उस केस में आपका एक MSS साइज होता है 1460 बाइट का, उसके हिसाब से आपका सेगमेंटेशन परफॉर्म हो जाता है। ठीक है,
तभी क्या होता है, आपका रिलायबल डेटा ट्रांसफर जो है वो भी हो जाता है, क्योंकि आपने सेगमेंटेशन के हिसाब से आपका विंडो साइज जो होता है ना वो भी नेगोशिएट हो जाता है। उस विंडो साइज के हिसाब से एक डिवाइस दूसरे डिवाइस में डेटा जब ट्रांसमिट करता है ना, तो आपका ऐसा कुछ नहीं होता है। एक आपको बोलते हैं ना बॉटलनेक इशू, आपका नेटवर्किंग वर्ड में उसे बॉटलनेक इशू बोलते हैं। मतलब आपके पास मान लो ऐसा है कि आपने एक पाइप है आपके पास, ये 2 इंच का पाइप है, उसके बाद आपने फिर 1 इंच का पाइप लगा लिया और उसके बाद आपने फिर 2 इंच का पाइप लगाया, तो इसमें आपके पास क्या इशू रहेगा? अगर आप यहाँ से कोई वाटर फ्लो स्टार्ट करते हो ना, तो यहाँ से तो 2 इंच में आपके पास वाटर जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपका 1 इंच का पाइप है, तो इसका मतलब क्या होगा, आपका वाटर का जो फ्लो है ना वो कम हो जाएगा। 1 इंच के हिसाब से ही यहाँ पे आपका ट्रांसमिट होगा। इसके बाद इस पाइप के पास आपके पास कैपेबिलिटी है 2 इंच का वाटर एट ए टाइम पास कराने के लिए, फिर भी ये 1 इंच का जितना वाटर कैपेबिलिटी होता है ना उतना ही पास करेगा, क्योंकि इससे 1 इंच का ही यहाँ से मिलेगा। ऐसा नहीं कि 2 इंच में जो आप वाटर जितने भी आप कैपेसिटी का वाटर भेज रहे हो ना, 1 इंच में उतना तो पास नहीं होगा ना, तो इसलिए आपका आगे इसके पास ज़्यादा कैपेबिलिटी होते हुए भी ये क्या करेगा, 1 इंच में जितना वाटर पास हो सकता है वो क्या करेगा, आगे उतना ही वाटर पास करेगा। तो इस तरह का इशू को आपका क्या बोलते हैं, बॉटलनेक इशू। मतलब आप मान लो आप मेरे साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, ठीक है, आपने 100 Mbps का इंटरनेट लिया, मैंने भी 100 Mbps का इंटरनेट ले लिया, लेकिन बीच में आपके और मेरे बीच में जो भी कनेक्शन है ना उसमें 10 Mbps का आपने इंटरनेट लगा लिया, तो उस केस में हम तो 10 Mbps ही यूज करेंगे ना, क्योंकि अगर आप 100 Mbps का कोई डेटा मेरे को भेजोगे ही तो वो तो 10 Mbps से जब पास होगा फिर से वो 10 Mbps में ही पास होकर आएगा ना, आगे मेरे पास 100 Mbps कैसे आ जाएगा, नहीं आएगा। तो इस तरह का इशू को आपको क्या बोलते हैं, बॉटलनेक इशू। लेकिन टीसीपी में जब आप MSS का साइज डिफाइन हो जाता है ना, तो उस केस में आपका बॉटलनेक इशू इसलिए नहीं आता है क्योंकि सबसे पहले आपका जो विंडो साइज होता है ना वो आपका नेगोशिएट हो जाता है। नेगोशिएट होने के बाद उसी हिसाब से आपका डेटा जो है वो ट्रांसमिट होता है, जो आपका लोएस्ट होता है। तो इसमें आपका क्या है, अब देखो, जब आप टीसीपी यूज कर रहे हो उस केस में आपका सेगमेंटेशन परफॉर्म हो रहा है तब आपका सही है। लेकिन आप जानते हो कि जब मेरा लेयर 4 में मैं यूडीपी भी यूज कर सकता हूँ ना, जिस केस में मैं क्या करूँगा, यूडीपी अगर मैं यूज करता हूँ किसी केस में, उस केस में क्या है, मेरा पूरा जो 50 MB का डेटा है ना, वो 50 MB का डेटा ही मेरा यूडीपी के जरिए पास होगा। बस यूडीपी एक हेडर लगा लेगा और कुछ नहीं, क्योंकि यूडीपी में आपका सेगमेंटेशन वगैरह कुछ भी परफॉर्म नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए आपका क्या होगा, अभी लेयर 3 में जो आपके पास डेटा आएगा ना वो आपका क्या बन जाएगा, 50 MB का डेटा आपके पास पूरा आ रहा है, जो 50 MB का डेटा आपके पास है ना वो पूरा आ रहा है। तो लेयर 3 से अगर आपका 50 MB का डेटा पास होगा आगे, तो आपके इंटरफेस में अगर मान लो आपके पास 50 MB का स्पीड है, लेकिन आप जिसको डेटा भेज रहे हो उसके पास 50 MB का स्पीड नहीं है, तो आपका बॉटलनेक इशू हो जाएगा ना। हो सकता है आपका कुछ पैकेट ड्रॉप हो जाए, आप यहाँ से 50 MB का डेटा भेज रहे हो, उसके पास 10 MB का कैपेबिलिटी है, तो 40 MB का डेटा हो सकता है। वहाँ पे उसमें भी कुछ आपका कॉन्सेप्ट होता है, जैसे टेल ड्रॉप वगैरह हम बोलते हैं, तो हो सकता है टेल ड्रॉप के हिसाब से वो क्या कर रहा है, डेटा रिसीव कर रहा है, तो पहले 10 MB जो आपने भेज दिया वो तो उसके पास रिसीव हो गया, लेकिन बाद में जो है आपका 40 MB ना वो रिसीव ही नहीं हुआ, क्योंकि अभी वो डिवाइस भी आपका फिर से क्या करेगा, डेटा रिट्राइव के लिए रिक्वेस्ट भी नहीं भेजेगा, क्योंकि ये यूडीपी यूज करता है। डेटा रिट्राइव के लिए रिक्वेस्ट अगर आपका टीसीपी यूज होता है ना, तो उस केस में आपका होता है, जौहर कैन यू जस्ट डिक्रीज लिटिल बिट, तो आपका जब टीसीपी यूज होता है तो उस केस में आपका सीक्वेंस नंबर एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है, तो उस केस में आपका डेटा रिट्राइव हो जाता है। लेकिन यहाँ पे यूडीपी यूज हो रहा है, तो आपका तो 40 MB का डेटा यहाँ पे लॉस ही हो जाएगा ना कहीं पे रास्ते में। तो इसको बचाने के लिए यहाँ पे भी आपका एक होता है, लेयर 3 में आपका क्या होता है, एक फ्रेगमेंटेशन होता है, आईपी एक फ्रेगमेंटेशन परफॉर्म करता है, ठीक है। इस फ्रेगमेंटेशन को यूज करके वो क्या करता है, डेटा को पार्ट बाय पार्ट, फिर से जैसे आपका टीसीपी में था ना, यहाँ पे भी ऐसे भी आपका डेटा को पार्ट बाय पार्ट वो क्या करता है, डिवाइड कर देता है। और वहाँ पे आपने टीसीपी में देखा था कि वो डेटा जो आपका सेगमेंटेशन हो रहा था वो एमएसएस को देख के ही करता था, और यहाँ पे भी आपका एक चीज़ होता है, एक कंसेप्ट आता है मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट या फिर एमटीयू। ये एमटीयू के साइज को देख के आपका लेयर 3 में डेटा जो है वो पार्ट बाय पार्ट डिवाइड हो जाता है। हालांकि ये फ्रेगमेंटेशन क्या है आगे हम कल पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही।